No, he's got it. Oh god, he's got that one guy that's gonna kill me. Oh no, he's weak. But I'm weak. I'm weak. Ah! I'm gonna die. He's down. Who's the president of India? नरेंद्र मोदी। अरे कौन है? सोचिए आपका बच्चा अगर स्कूल गया और टीचर ने उससे पूछा कि बताओ बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो क्या बोलेगा? मेरा बाप तो एक छोटे से कमरे में बैठ के दिन भर ओपी ओपी चिल्लाता रहता है। सो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसकी कुछ बातें चुभें, बट फिर भी मैं टू द पॉइंट आपको रियलिटी समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं जो आपके और मेरे बीच में बैरियर है उसको हम थोड़ी देर के लिए हटा दें। तो क्या है मेरे और आपके बीच का बैरियर? वो है आपके बिलीव्स, आपके एक्सपीरियंसेस जो आप आज तक बचपन से सुनते आए हैं, समझते आए हैं। अगर आप ये बिलीफ नामक बाधा को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे तो हो सकता है कि मैं आपको एक नया दृष्टिकोण दूं, यानी कि एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, नया पर्सपेक्टिव दूं। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आधा अधूरा वीडियो देख करके मेरी बातों का कुछ भी अर्थ निकाल लें। सो हाउ इज़ गेमिंग अफेक्टिंग योर हेल्थ? और हाँ, हेल्थ से मेरा मतलब केवल फिजिकल हेल्थ नहीं है, हेल्थ से मेरा मतलब है बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो अभी तक मैंने हमेशा फिजिकल हेल्थ पर डिस्कस किया है पहले, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से और धीरे धीरे पहुंचेंगे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स पर, क्योंकि आज के वीडियो में माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर आपका माइंडसेट सही हो गया तो फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसा कि पास्ट कुछ वीडियोस में मैंने एक्सपीरियंस किया कि आप लोगों को मेरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बहुत पसंद आता है। सो आज की वीडियो में भी हम उसी पैटर्न में चलेंगे और उसी पैटर्न में मैं ऑपरेशन करूंगा इस सिचुएशन का भी। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भाई वाई गेमिंग, गेम क्यों खेलना है? तो इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर ये निकलता है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ एंटरटेनमेंट। और ये बात हम सबको मालूम है कि लाइफ में हर एक चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है, फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो, उसका होना भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बट एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। एंटरटेन हो रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि दिन में 10-10, 15-15 घंटे बैठ करके गेम ही खेलोगे। अब अगला प्रश्न आता है, आर देयर एनी रिटर्न्स जो हम उसमें 10-10, 15-15 घंटा एक दिन का लगा दे रहे हैं? सो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, नो, देयर आर नो रिटर्न्स। गेम खेलने से आपको एंटरटेनमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम अच्छे से खेलेंगे तो हमारे पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे गेम में। तो उन बच्चों को मैं थोड़ा सा परामर्श देना पसंद करूंगा और ये कहूँगा कि थोड़ा सा बच्चों लोग फार साइटेड बनो और हर चीज़ पर प्रश्न उठाना शुरू करो। अब ज़रा खुद से सवाल करो कि मान लो मैंने मेहनत करके गेम में पॉइंट्स बढ़ा भी लिए तो उससे हुआ क्या? सोचो। तो कुछ का आंसर आएगा कि हम जितने ज़्यादा पॉइंट बना लेंगे गेम में तो उससे हमें गन्स मिल जाएंगे, नई नई हैं, नए नए कपड़े मिल जाएंगे अपने कैरेक्टर के लिए। अब चलो मान लो कि आपने मेहनत करके पॉइंट्स इकट्ठे किए और गेम में अपने कैरेक्टर को नए कपड़े पहना भी दिए, तो उससे हुआ क्या? अब बहुत सारे बच्चों के पास इसका आंसर होगा ही नहीं क्योंकि उन्होंने उस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं। बट अगर फिर भी आप थोड़ी सी और बुद्धि लगाओगे और सोचोगे शांति से बैठ करके तो आपको इसका उत्तर मिलेगा कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली गेम में सामान खरीद करके आपको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। 30-40 घंटे की मेहनत से कमाए हुए पॉइंट से आपने एक ऐसे कैरेक्टर को कपड़े पहना दिए जो एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गेम खेलो बट इन मॉडरेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। उसी में बस मत जाओ क्योंकि वहाँ मेहनत करके ना तो आप अपना भला कर रहे हो ना किसी दूसरे का भला कर रहे हो। वहाँ पर जीते हुए पॉइंट से ना आप अपने लिए कपड़े खरीद पाओगे ना ही गाड़ी खरीद पाओगे। सो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ दोज स्कोर्स एंड पॉइंट्स। तो एक्सेस गेमिंग ने आपको रिटर्न में क्या दिया? घंटा। और आपसे क्या लिया? क्वेश्चन मार्क। आपसे गेमिंग ने लिया आपका टाइम, आपका एनर्जी। लोग कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, बट मैं कहता हूँ टाइम इज़ एवरीथिंग। अगर वही 10 घंटे का टाइम दिन का आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगाते या फिर किसी स्किल को सीखने में लगाते तो ना केवल आपका बेनिफिट होता बल्कि सोसाइटी का भी बेनिफिट होता। कई केसेस में आपका टाइम एनर्जी तो जाता ही जाता है, साथ में पैसा भी चला जाता है। बच्चे लोग अपने माँ बाप के मेहनत से कमाए पैसे को यूज़ करते हैं उस गेम के कैरेक्टर को कपड़े पहनाने के लिए और क्या नाम है, बंदूक दिलाने के लिए उसको। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ बच्चों ने इन गेमों में ही क्या नाम है, गन्स और स्किन्स खरीदने के चक्कर में 5-5, 10-10 लाख रुपए उड़ा दिए अपने माता पिता के। अब अगर गेमिंग की जगह आप किसी और चीज़ पर या किसी और स्पोर्ट पर इसी तरह से प्रश्न उठाएंगे जैसे मैंने अभी उठाया, सो आपको उसके उत्तर बहुत डिफरेंट मिलेंगे और बहुत कंस्ट्रक्टिव मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई बास्केटबॉल? इसके क्या उत्तर निकलेंगे अभी बताता हूँ। इससे आपका एंड्योरेंस इंप्रूव होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, यू विल लर्न द स्किल ऑफ दिस स्पोर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये एक स्पोर्ट है तो ये आपको सिखाएगी हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर विद डिग्निटी और भी बहुत सारी चीज़ें। अब चलो वापस चलते हैं गेमिंग की दुनिया में। तो एक और प्रश्न आता है कि आर देयर एनी प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ गेमिंग?
क्या गेमिंग की स्किल पर इतना टाइम इन्वेस्ट करके, इतना समय इन्वेस्ट करके हम अपने रियल लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं उससे? इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है नहीं। आप गेम में बनाए हुए पॉइंट्स को पैसों में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, और ना तो वहाँ पर सीखी हुई आपकी फाइटिंग स्किल्स का कोई रियलिटी में यूज़ है। मतलब कि जो इतने घंटे लगा करके आपने गेम में लड़ना सीखा अपने कैरेक्टर से दूसरे गुंडों से, रियल लाइफ में तो किसी काम की नहीं है ना। गेम के एक मैच में भले आप 20-25 लौंडे निपटा रहे हों, लेकिन जब बात रियल लाइफ पर आएगी, आपको किसी और के लिए स्टैंड लेना पड़ा, मान लो रास्ते में कहीं, किसी और के लिए छोड़ दो, अपने लिए ही स्टैंड लेना पड़ा, कोई आपको परेशान कर रहा है या आपको धमका रहा है, उस दिन आपकी फट के हाथ में आ जाएगी। निकालते रहना अपनी M762 और जो सी बंदूकें होती हैं। सामने वाले बंदे ने कस के चिल्ला भी दिया ना, सीधा 2 किलोमीटर दूर जाके रुकोगे, वो भी बिना पीछे मुड़ के देखे, क्योंकि तुमने अपने शरीर की तो बैंड बजा ली है ना। एक जगह बैठ करके तो पंगा कहाँ से ले लोगे तुम किसी से? फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर घंटा है तुम्हारे पास, तो स्पष्ट सी बात है हिम्मत और ताकत कहाँ से रहेगी तुम्हारे अंदर। अब ये तो कुछ बड़े कॉमन से क्वेश्चंस थे जिन पर आपको विचार करना चाहिए था। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आता है कि हद से ज़्यादा गेम खेलने के नुकसान क्या हैं। फ़ायदे आपको इसके गिने चुने ही मिलेंगे, बट इसके नुकसान हज़ारों की संख्या में हैं। पहले बात कर लेते हैं फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स की। उनमें सबसे पहला आता है पुअर पोस्चर। बहुत सारे गेमर्स को एक ही जगह लंबे समय तक बैठे रहने की आदत लग जाती है और इसके कारण उनका पोस्चर बिगड़ जाता है, जैसे कि पेल्विक टिल्ट, राउंडेड शोल्डर्स, नेक में फॉरवर्ड हंज और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है वीकनिंग ऑफ आईसाइट। दिन भर एक छोटी सी स्क्रीन में घुसे रहने से आपकी आंखें वो स्क्रीन के पैरामीटर्स को अडेप्ट कर लेती हैं और फिर वो रियल लाइफ के साथ उतना कोऑपरेट नहीं कर पाती। फिर शुरू होती हैं विजन प्रॉब्लम्स, जैसे कि दूर का सही से ना दिखना। फोकस प्रॉब्लम्स, आंख 2D स्क्रीन से इतना यूज्ड टू हो चुकी होती है कि 3D ऑब्जेक्ट्स पर फोकस बनाने में उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तीसरी मेजर प्रॉब्लम आ जाती है ओबेसिटी, जो कि उत्पन्न होती है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण, यानी कि दिन भर एक ही जगह बैठ करके खाना खाने की वजह से, जो कि अपने में जड़ है और भी बहुत सारी बीमारियों का। क्या अच्छा लगता है बच्चों को उनके टीनेज में ही इतना मोटा और अनहेल्दी देख करके? नहीं। क्या टाइम आ गया है। स्पोर्ट्स से बच्चे दूर जा चुके हैं और मोबाइल को ई स्पोर्ट्स का नाम दे दिया है। पथेटिक। बच्चे बाहर भी अपने दोस्तों से मिलते हैं तो ये नहीं कि जाके कहीं पे साथ में स्पोर्ट खेलें ना, वो किसी एक दोस्त के घर जाके बैठ के उसके साथ मिल के पबजी खेलते हैं या मोबाइल में गेम खेलते हैं। उन्हीं में से कुछ कंपनियां हैं जैसे कि मसल ब्लेज, जो कि समय को सुधारने के बजाय बहती गंगा में अपना हाथ धो रही है। इन्होंने अभी गेमर्स के लिए एक प्री वर्कआउट जैसा सप्लीमेंट निकाला, जिससे कि बच्चे गेम अच्छे से खेल पाएं और लंबे समय तक खेल पाएं। हद है। ये हेल्थ एंड फिटनेस सप्लीमेंट कंपनी है और इन्होंने हेल्थ एंड फिटनेस का ही मजाक बना करके रख दिया और ये कहते हैं दिस सप्लीमेंट इज फॉर ई स्पोर्ट एथलीट्स। साहब, मोबाइल में गेम खेलने वाले को एथलीट नहीं कहते हैं। जस्ट बिकॉज लोगों को आपका प्रोटीन पसंद आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप मार्केट में कुछ भी इंसेंट उतार दोगे। मैं खुद मसल ब्लेज को बहुत पसंद करता हूँ, बट पता नहीं क्या कर रहे हैं यार ये। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करते हैं, जो है अलर्टनेस और डिसीजन मेकिंग स्किल। तो जब आप गेम थोड़ा मॉडरेशन में खेलते हैं, हल्का फुल्का खेलते हैं, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका अलर्टनेस लेवल हल्का सा बढ़ जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आप गेम खेलते हैं तो वहाँ पर आपको क्विक डिसीजन लेना होता है कि आदमी को मारना है नहीं मारना, तो उससे आपकी डिसीजन मेकिंग हल्की सी इंप्रूव हो जाती है। बट गुड थिंग्स ऑलवेज कम इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी कि जहाँ आप दिन में घंटों घंटों बैठ के खेलने लगे तो आपके साथ इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जब आप बहुत लंबे समय के लिए गेम खेलते हैं, मैं यहाँ पर दिनों और घंटों के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ महीनों और सालों के टर्म्स में, तो आपका ओवरऑल अलर्टनेस लेवल कम हो जाता है और आप सुस्त हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेपिटेटिव एनकाउंटर विद वर्चुअल वर्ल्ड। क्योंकि गेम क्या है, वो कोई रियल वर्ल्ड थोड़ी है, वो तो एक वर्चुअल दुनिया है और हमारा दिमाग उससे यूज्ड टू हो जाता है। इसी के कारण एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम डेवलप होती है लोगों में कि उनका ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा लेट से डेवलप होता है, और ये जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना ब्रेन का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए, इनडायरेक्टली आपकी मैच्योरिटी के लिए, और तो और आपको ये हेल्प करता है आपकी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी। देखिए, लंबे समय तक गेम खेलने से हमारी क्विक डिसीजन मेकिंग तो अच्छी हो जाती है, बट क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको हर डिसीजन क्विक लेने की आदत लग चुकी होती है। इसका परिणाम सोचने और समझने की क्षमता में कमी आना, मीन्स अ डिक्रीज इन नेट विजडम, और इसी के कारण जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो लेट से डेवलप होता है। यूजुअली ये मैक्सिमम लोगों में 25 की एज तक डेवलप हो जाता है, बट हैवी गेमर्स के केस में थोड़ी सी देर हो सकती है इसको डेवलप होने में, बताए हुए कारणों के चलते। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं GTX प्रीत। अब ये एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो कि गेम खेला करता है, और अभी हाल ही में इसने एक ऐसी हरकत की जिससे ऐसा लगा नहीं कहीं से कि ये अधेड़ उम्र का आदमी है।
इसने अपनी लाइव स्ट्रीम में अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए को चाइनीज बोल दिया। मिनिस्टर ने बोला यार क्या किस मिनिस्टर की बातों में आ रहे हो तुम? देखो ना यहाँ से पहुंच उनका सकते खुद हैं। का था पता नहीं है भाई, छोड़ो ना उनको तुम। वो खुद चाइनीज लग रहा है मुझे शक्ल से। तो ये सब कैसे हो जाता है इन लोगों से? ड्यू टू लैक ऑफ मैच्योरिटी। अब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि सबसे बुरी है, उसका नाम है एडिक्शन। एडिक्शन चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो इंसान को अंदर से खोखला बना देती है, और वही हाल गेमिंग का भी है। इसको अगर आप लिमिट में करेंगे तब तक ठीक है, बट जहां आपने इसका एक्सेस किया, इसकी लत आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। अभी जब पिछले साल PUBG इंडिया में बैन हुआ था, तो आपने देखा होगा कि बच्चे लोग कितना रोए थे इसको लेकर के। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि ये डिसीजन देश के हित में है। तो ये लत ही है जिसके कारण बच्चों ने इस गेम को अपने देश से ऊपर का दर्जा दे दिया, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। और अभी हाल ही में एक और यूट्यूबर है पारस गेमर करके, उसने भी अरुणाचल प्रदेश के एमएलए पर रेशियल कमेंट्स पास किए थे क्योंकि वो PUBG के अगेंस्ट थे। मतलब ये एडिक्शन नहीं तो और क्या है, जिसने एक 2 कौड़ी की गेम को नेशन से ऊपर रखवा दिया उसकी नज़रों में। बड़ी बात यह है कि एडिक्शन की कोई एज नहीं होती। जैसे कि ये पारस गेमर है, ये 22 साल का है और ये अभी तक बच्चा बना पड़ा है। अरे 22 की एज में पहले के टाइम के लोगों के सर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, पूरा घर बार देखते थे, वो बच्चा बन करके नौटंकी नहीं करते थे। एक और प्रॉब्लम आती है जो कि पारस के साथ भी है और बाकी यूट्यूबर्स के साथ भी है, गेमिंग यूट्यूबर्स के साथ, वो है इम्पेयर्ड कनेक्शन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। मतलब कि गेमिंग में लोग इतना चूर हो जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं रहता कि रियल लाइफ में चल क्या रहा है। जैसे पारस को ही देख लो, इसको ये नहीं पता था कि अरुणाचल कहाँ पर है, कह रहा था कि चाइना के साइड में है ये तो। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। तो ये कम बुद्धि और अज्ञान आ कहाँ से रहा है? दिन भर एक छोटी सी स्क्रीन में बैठे रहने की वजह से। अब एक और क्लिप आप देखेंगे जिसमें एक गेमिंग यूट्यूबर है जनार्दन करके, तो इससे एक इंटरव्यूअर लड़की ने पूछा कि भाई इंडिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, और इसने जवाब दिया नरेंद्र मोदी। Who's the president of India? नरेंद्र मोदी। अरे कौन है? दिस इज पथेटिक। कहाँ जा रहा है यूथ? इनका सामान्य ज्ञान ही जीरो हो गया है। चलिए बहुत बात कर ली प्रॉब्लम्स की, अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस पर। सॉल्यूशन नंबर 1, अवॉइड करिए उन गेम्स को जो कि नेवर एंडिंग हो। जैसे कि आपकी मल्टीप्लेयर गेम हो गई PUBG। अब इस गेम को अगर आप जीवन भर खेलेंगे तो ये जीवन भर चलेगी, इसका कोई अंत नहीं है। कोई भी चीज़ सुंदर तभी है जब वो शुरू होकर के ख़त्म भी हो। कोई भी नेवर एंडिंग चीज़ सही नहीं होती, फिर चाहे वो लाइफ ही क्यों ना हो। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। और इन मल्टीप्लेयर गेमों के साथ यही सीन है। तो अगर आपको एंटरटेन होना है सही मायनों में, सो आप ये मल्टीप्लेयर नेवर एंडिंग गेम्स मत खेलिए। आप वो गेम खेलिए जिनमें स्टोरी लाइन्स हो और उनका अंत भी हो, जिससे कि उसको कंप्लीट करके आपको एक सेटिस्फाइंग फीलिंग भी मिले, आपको एंटरटेनमेंट भी मिले और आप अपने काम पर भी फोकस कर पाएँ। मैंने भी बहुत साल बाद लास्ट ईयर ये गेम खेली थी, अ प्लेग टेल करके PC में, और मुझे मज़ा आ गया। उसको कंप्लीट करने के बाद एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला मुझे, फिर मेरी इच्छा ही नहीं हुई और कोई गेम खेलने की। सो ये बेनिफिट होता है इन गेम्स का जो कि शुरू होकर ख़त्म हो जाती हैं। नहीं तो अगर आप इन मल्टीप्लेयर गेम्स के आदी हो गए हैं तो आपकी हालत बिल्कुल एक कुत्ते जैसी हो जाएगी जिसके आगे हड्डी लटका दी हो, वो भाग रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा हड्डी को क्योंकि वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। सॉल्यूशन नंबर 2, डिवाइड योर टाइम। एक ही बार 7-8 घंटों के लिए लेकर बैठ मत जाओ गेम को। 10-10, 15-15 मिनट के शॉर्ट इंटरवल्स में गेम को 5-6 बार डिवाइड कर दो पूरे दिन में, एंड सेट द लिमिट। सॉल्यूशन नंबर 3, इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न उठाए हैं उन सबको एक बार खाली दिमाग से फिर से पूछो अपने आप से और देखो आपको क्या आंसर्स मिलते हैं। अब जाते जाते एक लास्ट प्रश्न उठा देते हैं, ठीक है? क्या गेमिंग में करियर है? और अगर है तो क्या हमें उसे परस्यू करना चाहिए? तो इसका आंसर है येस। यूट्यूब में लोग गेम का स्ट्रीमिंग करके पैसा बना रहे हैं, विच इज़ फाइन, बट हमेशा वो काम करने पर हमारा ध्यान होना चाहिए जिससे सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आए। एज अ गेमिंग यूट्यूबर आप ये कभी नहीं ला पाओगे, उल्टा आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाओगे सोसाइटी में, जिससे कि ना केवल बच्चों का फिजिकल हेल्थ बल्कि उनका मेंटल हेल्थ भी हैम्पर होगा। कोई भी काम हम करते हैं ना, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे देश को बेनिफिट हो। और अगर आप अपने देश के लिए ही कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा हुआ? अब कुछ लोग कहेंगे कि गेमर तो एंटरटेनर होता है और एक एंटरटेनर का काम ही होता है लोगों को एंटरटेन करना, बट एज एन एंटरटेनर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूथ को डायरेक्शन देने की। जैसे कि मेरे एक बहुत फेवरेट क्रिएटर हैं, उनका नाम है सलील जामदार। वो जो करते हैं उसे कहते हैं रियल एंटरटेनमेंट।
जिसमें आप मैसेज भी दे रहे हैं लोगों को। सो इसलिए इफ़ यू इंटेंड टू एंटरटेन द ऑडियंस देन डू इट फॉर गुड। कुछ अच्छा करिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव करिए जिससे वो कुछ सीख पाएँ और अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला पाएँ। और अगर इसको लॉन्जेविटी के टर्म्स में सोचें तो क्या आप जीवन भर एक गेमिंग यूट्यूबर बनकर रह सकते हैं? नहीं। यू प्ले गेम्स ड्यू टू लैक ऑफ मैच्योरिटी। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही 25 साल की उम्र में डेवलप होता है। तो सोच लीजिए जिस दिन आप मैच्योर हुए उस दिन आपका गेम खेलने का मन ही नहीं करेगा। फिर आप क्या करोगे? तब तक प्रोफेशन स्विच करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। सोचिए आपका बच्चा अगर स्कूल गया और टीचर ने उससे पूछा कि बताओ बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो क्या बोलेगा कि मेरा बाप तो एक छोटे से कमरे में बैठ के दिन भर ओपी चिल्लाता रहता है। इसीलिए लॉन्जेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अब एक बात ज़रा ध्यान से और खुले दिमाग से सोचिएगा कि यदि APJ अब्दुल कलाम जी और JRD टाटा जी के टाइम पर ऐसी गेम्स होती और उन्होंने अपना सारा टाइम इन गेम्स में लगा दिया होता, तो क्या आज वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाते अपने देश को? उनके जैसे लोगों ने अगर अपने टाइम पर ये सब काम किया होता तो आज रोल मॉडल्स के नाम पर ऐसे ही छपरियों की लाइन होती, जो कि अभी तो नहीं है, बट मे बी आने वाले 10 साल में हमें ऐसे छपरी ही रोल मॉडल बने दिखें। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी हमारी गुलाम है, हम टेक्नोलॉजी के नहीं। तो टेक्नोलॉजी को हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं। जय हिंद।